दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं वापस मेवाड़ का इतिहास। उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी होता है, और ये जो हमारा राजस्थान है उस राजस्थान के बारे में भी हमने लास्ट में बात की थी। यहाँ पे मैंने बताया था कि जालोर है। कौन है? यानी राजस्थान में उस समय कितनी रियासत थी? 3 रियासत थी। जालोर था, यहाँ पे कौन सा था? रणथंभौर था, और यहाँ पे कौन सी रियासत थी? यहाँ पे चित्तौड़ थी। चित्तौड़ थी, इसके बारे में हमने बात की थी। और यहाँ पे कौन सी है? दिल्ली, ये बात की थी हमने। यहाँ पे कौन सा था? गुजरात, ये वाली बात की थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने बताया था ये जो चित्तौड़ है, यहाँ का जो राजा कौन था? समर सिंह। कौन था? समर सिंह। ठीक है ना। आज हमने बात की थी रणथंभौर के बारे में। इसके ऊपर अलाउद्दीन यानी एके ने आक्रमण कब किया था? आपको पता है, 1301 में किया था। चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1303 में किया था। और यहाँ पे कब किया था? 1308, इसमें 1305 में किया, 1308 में किया, और 1311 में ये विजित कर पाए। ठीक है। अब इसके कारण क्या थे वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब बात करते हैं कि मैंने कहा कि चित्तौड़ के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ का राजा कौन होता है? यहाँ का राजा होता है रावल रतन सिंह। यहाँ पे क्या होता है, जो समर सिंह है इसी का ही पुत्र कौन है? राव रतन सिंह है। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, बाद में राजा बनता है राव रतन सिंह। और ये राजा कब तक रहता है? 1302 से 1303 तक ये क्या रहता है? राजा रहता है। यहाँ तक की बात आपको मैंने बताई थी। अब देखो, राव रतन सिंह है, ये तो रतन सिंह के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा बात पढ़ रखी है। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा बातें क्या पढ़ रखी हैं ये आपको पता है कि इसकी पत्नी के बारे में, पद्मिनी नाम था उसका, उसके बारे में आपने काफ़ी सारी कहानियां सुन रखी हैं, और एक मूवी आई थी उसके बारे में भी आपने देखी भी होगी, काफ़ी सारा आपको नॉलेज होगा। लेकिन जो उसमें जो रियल हकीकत बात है, इनकी जानकारी के स्रोत क्या है क्या नहीं है, वो मैं तो पूरी डिटेल से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो हमारा ये चित्तौड़ है, तो चित्तौड़ का अब राजा कौन बनता है? राव रतन सिंह इसका राजा बन जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहीं से। तो ये जो राव रतन सिंह है, इसकी जानकारी के स्रोत, यानी हमें ये इसकी जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, पहली बात तो यही कर लेते हैं। ठीक है जी। इसमें पहली बात तो करते हैं कि ये जो हमारा राव रतन सिंह है, इनकी जानकारी के हमें स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो पहला तो मिलता है हमें पद्मावत, और ये क्या है? एक ग्रंथ है, और इसके जो लेखक हैं, देखो, जो राव रतन सिंह हैं, इनकी जानकारी के स्रोत हमें काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, करीबन 4 ग्रंथ हैं, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और इनका जो पहला जो ग्रंथ है कौन सा? पद्मावत। इनके जो लेखक हैं वो कौन से हैं वो देखना आप। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो पहला क्वेश्चन आपके यही आ सकता है कि जो पद्मावत है उसका लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। अब ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये दरबारी कवि था। दरबारी कवि था। ठीक है। और ये जो पद्मावत है इसके बारे में भी मैं बात बताने वाला हूं। जो ये दरबारी किसका था? ये शेरशाह सूरी का क्या था? दरबारी था। ठीक है जी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मावत ग्रंथ लिखा। और इनका दरबारी कवि, ये किसका दरबारी कवि था? शेरशाह सूरी का दरबारी कवि था। और ये जो पद्मावत है, ये पूर्ण रूप से, पूर्णतः क्या था? काल्पनिक
ग्रंथ था, यानी ये लिखा गया था लगभग 1540 ईस्वी में। अब देखो आप, कहानी कब की है? 1302-3 की है। लिखा कब गया था? 1540 ईस्वी में। कितनी साल बाद में ये लिखा गया ये ग्रंथ? इसका मतलब है कि ये पूरा क्या है? काल्पनिक है। बोलो काल्पनिक है या नहीं है? तो देखते ही हमें अंदाजा लग रहा है कि ये पूरी तरह से क्या है? काल्पनिक है। दूसरा इसके जो स्रोत है वो कौन सा है? वो है पद्मिनी चरित्र। जो पद्मिनी चरित्र है इसके बारे में भी राव रतन सिंह की हमें जानकारी मिलती है। और ये जो जानकारी मिलती है कौन से मिलती है? पद्मिनी चरित्र से मिलती है। और इसका जो लेखक हैं लब्धोदय। कौन है लेखक? लब्धोदय इसके क्या है? लेखक हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है? आप लोग बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो, कमेंट्स बार बार में आ रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। ठीक है जी। अगला है हिताई वार्ता। जो इसके लेखक हैं नारायण मिश्र। कौन है जी इसके लेखक? नारायण मिश्र है। तो हिताई वार्ता से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है जी? ये हमें राव रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है जी। एक और ग्रंथ है खवाजाइन उल फतू है। ठीक है ना? इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। कौन है जी? अमीर खुसरो। ठीक है जी। ये जो खवाजाइन उल फतू है ये अमीर खुसरो है। अब ये जो खवाजाइन उल फतू है ये क्या है? वास्तविक ग्रंथ माना जाता है, ये काल्पनिक नहीं है। कारण क्या है? ये अमीर खुसरो है, ये हमेशा किसके साथ रहता था? एके के साथ में रहता था। एके का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, हमेशा ये साथ में रहते था। और जब साथ में रहता है तो ये वास्तविक बातें लिखेगा या नहीं लिखेगा? तो अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है वो कौन सा? खवाजाइन उल फतू है। तो ये जो 4 ग्रंथ है यहाँ से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? राव रतन सिंह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है। तो आप इसको सबसे पहले ये पूछ ले कि पद्मावत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और ये कहाँ किसके दरबारी थे? ये शेर शाह सूरी के दरबारी थे। और ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है। ये बातें आपको पता चल गई। अब ये कब लिखा गया था? 1540 ईस्वी में, इसलिए काल्पनिक है। दूसरा कौन है? पद्मिनी चरित्र। इसके लेखक कौन है? लब्धोदय हैं। तीसरी बात है हिताई वार्ता, ये नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और चौथी बात है खवाजाइन उल फतू है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई होगी। और ये जो खवाजाइन उल फतू है ये एक वास्तविक ग्रंथ है, यानी इसमें किसी प्रकार की काल्पनिक बातें नहीं लिखी गई है। ठीक है जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है जी, ले लिया होगा। अब देखो इसके बारे में और बात बता देते हैं। जो खवाजाइन उल फतू है इसमें जो अमीर खुसरो है इसके बारे में बात करते हैं, जिसने एकदम पूरी जो हकीकत बात थी वो इसने लिखी है। तो यहाँ पे एक नोट करके मैं बात लिखता हूँ आपको कि जो इसमें अमीर खुसरो ने कहीं भी चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण पद्मिनी को नहीं बताया है, नहीं बताया।
यानी जो ख्वाजाइन उल फतूह है, इसका जो ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी इसने अमीर खुसरो ने ये नहीं कहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका कारण क्या है, यहाँ पे जो चित्तौड़ है इस पे कारण, जो आक्रमण का कारण है ये पद्मिनी को बताया है। कहीं पर भी ये बातें इसने नहीं लिखी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये पद्मिनी क्या है। पद्मिनी के बारे में कहा गया है कि ये पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब ये पानी पीती थी तो इसमें गले से जब नीचे जाता पानी तो वो पानी भी दिखता था। देखो कितनी सुंदर बातें बताई गई हैं। तो ये काल्पनिक बातें हैं, पूरी की पूरी काल्पनिक बातें हैं। आप हो सकता है क्या चाहे बंदा कितना भी सुंदर हो जाए, लेकिन जब पानी पीता है तो यार पानी भी तो जाता हुआ दिखता है क्या कभी? पूरी काल्पनिक बातें हैं, पूरी काल्पनिकता के ऊपर आधारित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुंदर होगी इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जो पानी दिखता है इसका मतलब उसमें तो खून था ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ नहीं है। अब देखो बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये किसने कही थी? अमीर खुसरो ने ये बात कही थी, और उसका जो ग्रंथ है वो कौन है? ख्वाजाइन उल फतूह है। ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं आगे। जो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रतन सिंह की तो बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जो रतन सिंह है आगे बात करते हैं इसकी पत्नी। पत्नी का क्या नाम है जी? इसकी पत्नी का पद्मिनी नाम है। अब ये पद्मिनी है, ये क्या रखती है? क्या रखती है जी? हीरामन तोता। ये हीरामन तोता कौन सा होता है? जो कि आदमियों की तरह बात करता है, जिसकी आवाज कैसी होती है? आदमियों की तरह होती है। ऐसा तोता कौन रखती है? हीरामन तोता उसको बोलते हैं। ये कौन रखती है? पद्मिनी रखती है। यहां तक की बात होती है। अब ये जो रतन सिंह है इसने बनवाई या निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। किन चीजों का निर्माण करवाया? इसने दो चीजों का निर्माण करवाया। इसने पहला तो करवाया एक नंबर पे पद्मिनी महल। कौन सा करवाया इसने? पद्मिनी महल का निर्माण करवाया। और साथ साथ में कौन सा करवाया इसने? बनो बादल महल। बादल महल। तो इन दोनों का इसने निर्माण करवाया। दोनों का निर्माण कहां पे करवाया बताओ जी आप पहले? हाँ बिल्कुल, चित्तौड़ में इसने निर्माण करवाया। तो पूछ लिया जाए कि बादल महल या पद्मिनी महल है, ये किसके द्वारा बनवाया गया? राव रतन सिंह के द्वारा बनाया गया। और कहाँ पे है? चित्तौड़ में। तो हाँ, बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों की। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। इनका सेनापति, जो सेनापति कौन है जी इसका? दो व्यक्ति हैं, गोरा व बादल। कौन है जी? गोरा और बादल। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है जी। अब देखो जी आगे की बात करते हैं इसके बारे में। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं भैया, ध्यान से पढ़ो और अपने नोट्स बनाते हुए आप चलते रहो। ठीक है जी। अब इसका जो राव रतन सिंह है इसने देश निकाला दिया, यानी अपने जो साम्राज्य है उससे निकाल दिया। किसको निकाल दिया? बोलो नाम बताओ। राघव चेतन को निकाल दिया। ये राघव चेतन को कौन था भैया? ये प्रधानमंत्री था। कौन था? प्रधानमंत्री था। किसके साम्राज्य में था? ये रतन सिंह के साम्राज्य में कौन था? प्रधानमंत्री था। और इसने क्या किया? इस साम्राज्य में बहुत ही ज्यादा कुछ गलतियां की, जिसका पता किसको चल गया? राव रतन सिंह को पता चल गया। इसलिए इसने क्या कर दिया? अपने जो देश निकाला इसको दे दिया, यानी अपने साम्राज्य से इसको बाहर निकाल दिया। अब ये राघव चेतन है, ये भैया चला गया। ये चला गया। ये कहां चला गया? ये दिल्ली चला गया। दिल्ली चला गया। अब ये दिल्ली है, तो दिल्ली का अब शासक कौन है उस समय? उस समय दिल्ली का शासक है कौन? एके।
कौन है जी? एके यानी अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन का जो समय है, जो शासनकाल का समय है भैया बताओ आप सब लोग, कितना है, कितने से कितने तक है? ये है कितने से 1296 से कितना है जी 1316 ईस्वी तक है। बोलो है या नहीं है, इतना बताओ फटाफट। ठीक है जी। तो ये देश निकाला किसको दे दिया? राघव चेतन को दे दिया। और ये प्रधानमंत्री था किसके साम्राज्य में? रतन सिंह के। और ये कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। और दिल्ली में किसके साथ, किसकी शरण में चला गया? एके की शरण में चला गया। और एके का कार्यकाल है 1296 से 1316 ईस्वी तक। बोलो ठीक है ना ये बात है। अब ये जो बंदा है इसने क्या किया? राघव चेतन ने इसने एके को क्या बता दिया कि कहा इसने कि मतलब पहली बात तो देखो, आपको पता है रतन सिंह ने इसको बाहर निकाल दिया, तो ये रतन सिंह की बुराई करेगा या नहीं करेगा? बहुत ज्यादा बुराई की। और ये इसने क्या है, इसके मन में क्या भर दिया? एके के मन में बहुत ही ज्यादा इच्छा पैदा कर दी। किसको पाने के लिए? पद्मिनी को पाने के लिए। कहा जाता है कि इसने आके अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा कि महाराज आपको क्या करना चाहिए? चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। और वहाँ पे जो रतन सिंह है उसकी पत्नी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और आप उसको मतलब प्राप्त करके विजित करके आप उसे शादी कर लो। वो बहुत ज़्यादा, हमारे साम्राज्य में मैंने आज तक इतनी सुंदर किसी महिला को नहीं देखा है। तो कहा जाता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने क्या किया था? चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद में ये जीत नहीं पाया था इसको। ये कब से कब तक है वो मैं आगे ही बताने वाला हूँ। ये इसको जीत नहीं पाया था, लेकिन कई दिनों के घेराव के बाद में इसने क्या किया? रतन सिंह के पास अपना राजदूत भेजा और कहा कि अलाउद्दीन खिलजी है वो आपके साथ क्या करना चाहता है? एक समझौता करना चाहता है। तो रतन सिंह ने कहा कि भैया यदि समझौता इससे ही यदि हमारा क्या है चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण का जो आक्रमण टल जाता है तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जैसे ही ये क्या हुआ, इसको आमंत्रित किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है ये रतन सिंह के महल में चला गया। रतन सिंह के महल में जाके, अब रतन सिंह क्या होता है कि इसको मेहमानबाजी बहुत अच्छी तरीके से करता है, इसकी मेहमानबाजी, और इसको बढ़िया तरीके से खाना वाना खिलाता है और खिलाता है। लेकिन इसके दिमाग में क्या था? पद्मिनी को प्राप्त करना था। लास्ट में जाते समय इसने रतन सिंह से कहा कि आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो रतन सिंह ने बोला, बोलो बताओ क्या बात है? बोले मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूँ एक बार, उसकी सुंदरता के बारे में मैंने काफ़ी बार सुना है। ये देखते ही, ये सुनते ही रतन सिंह क्या हो गया? आग बबूला हो गया। और उसने उसके सिर को धड़ से अलग करने की सोच ली। लेकिन उसने कहा था कि हमारे मेहमान जो भी आता है हम उनका आदर संस्कार करते हैं। ये बात किसको पता चल गई? पद्मिनी को पता चल गई। पद्मिनी ने कहा जब किसी को मेरा मुंह देखने से, मुंह दिखाई में ही यदि हमारे ऊपर आक्रमण टलता है तो अब मैं उसको अपना मुंह दिखा सकती हूँ। अब यहाँ पे क्या करता है, जैसे ये बीच में एक दीवार होती है, ठीक है, एक ये रास्ता होता है और एक ये रास्ता होता है। यहाँ पे एक कांच लगा दिया जाता है, दर्पण लगा दिया जाता है। अब ये यहाँ पे किसको खड़ा कर देते हैं? ये पद्मिनी खड़ी हो गई और ये कौन हो गया? अलाउद्दीन एके खड़ा हो गया। इसकी छां इसकी दर्पण में इसमें पड़ती है और ये इसको देख लेता है। यानी कहा जाता है फेस टू फेस इसको नहीं दिखाया गया था, एक दर्पण के माध्यम से इसको दिखाया गया था। वहाँ पे ये चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है और यहाँ पे रतन सिंह और गोरा बादल भी मारे जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको ये बात बताई। तो किसने इसके साथ धोखा किया? राघव चेतन ने इसके साथ धोखा किया था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, चलो अब आगे यहाँ पे बता देता हूँ। अब एके है, एके ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब कब आक्रमण किया भैया? इसने किया 28 जनवरी 1303 ईको। कब किया? 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया और अपने जो घेराव है चित्तौड़ के चारों तरफ घेर दिया, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। ये चित्तौड़ को कब जीता या विजित किया? 26 अगस्त को। कब
कब? 26 अगस्त 1303 को क्या किया इसने? चित्तौड़ को जीत लिया और चित्तौड़ को जीत के इसका नाम परिवर्तन कर दिया, नाम परिवर्तन कर दिया और अपना बेटा खिरजा खां के नाम पे खिरजाबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? नाम रख दिया खिरजाबाद। किसका नाम रख दिया? ये चित्तौड़ का नाम रख दिया। खिरजा खां इसका एके का क्या था? लड़का था। और यहाँ पे क्या बना दिया? खिरजा खां को इसका क्या बना दिया? सूबेदार या राजा बना दिया यहाँ का। और फिर क्या होता है कि ये जो एके है इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ले लिया होगा। अब बात करते हैं जो एके है इसके चित्तौड़ पे आक्रमण करने के कारण, क्या कारण रहे होंगे? चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण, अब बहुत सारे आक्रमण के कारण हैं। तो पहला नंबर क्या है? एके की साम्राज्यवादी नीति। एके की क्या? साम्राज्यवादी नीति। यानी जो एके है, अलाउद्दीन खिलजी है, अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तृत करना चाहता था। ठीक है जी, ये इसका सबसे बड़ा कारण था चित्तौड़ पे आक्रमण करने का। दूसरा कारण क्या है? चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। दूसरा कारण क्या था कि जो चित्तौड़ है इसका सामरिक और व्यापारिक महत्व है। यानी चित्तौड़ के पास में एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंभीरी नदी, और उस चित्तौड़ के पास में होने की वजह से यहाँ से व्यापार है वो बहुत आसानी से होता था। इसी कारण एक ये दूसरा कारण भी इसका बताया जाता है। तीसरे कारण के बारे में बात करते हैं। तीसरा कारण आप बताओ कौन सा है? पद्मिनी का तो ये तो लास्ट में आएगा, पद्मिनी की सुंदरता के कारण आक्रमण किया था, वो भी मान सकते हैं आपकी। और बताओ आप। अच्छा जी, मैं बता दूं। चित्तौड़ का मालवा प्लस गुजरात व दिल्ली के मार्ग पर स्थित होना। जो चित्तौड़ है ये मालवा, गुजरात और दिल्ली का जो मार्ग है उसके ऊपर स्थित होने के कारण भी ये क्या था? बहुत ही ज़्यादा महत्व था। इसी कारण उसने आक्रमण किया होगा। चौथा कारण है इसका पद्मिनी। ठीक है ना? तो ये चार कारण है किसके? चित्तौड़ पे आक्रमण करने के। कौन से हैं? एक की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा चित्तौड़ का सामरिक एवं व्यापारिक महत्व है, चौथा है, तीसरा है चित्तौड़ का मालवा, गुजरात और दिल्ली के मार्ग पर स्थित होना, पांचवा है चौथा है इसका पद्मिनी का भी एक कारण बताया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी। अब इसके बारे में बात करते हैं दो तीन अन्य बातें के बारे में। अन्य जो महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, इसमें और भी कई महत्वपूर्ण है जहां से सवाल क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है जी। अन्य महत्वपूर्ण, अब अन्य महत्वपूर्ण में एक सबसे बड़ी बात करते हैं, वो करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है
मलिक मोहम्मद जायसी, इसका लेख जो ग्रंथ है वो कौन सा है? पद्मावत। अब ये पूछ लिया जाता है कि ये जो पद्मावत है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। और इसका पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इस पद्मावत के अनुसार क्या किया था, जो पद्मिनी है उसने क्या किया, 1600 महिलाओं के साथ, जोहर कर लिया। ये किसके द्वारा बताई गई है? जो पद्मावत है, जो ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि पद्मिनी है 1603 में जब इसका पति मर जाता है, खत्म हो जाता है, रतन सिंह है, तो इसने क्या किया था, 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया था, इसने जोहर कर लिया था। ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। चित्तौड़ का वास्तविक या संजीव वंडन ये किसने किया भैया? ये किया, आपको बताया था, अमीर खुसरो ने। ठीक है ना? कौन कौन नोट्स बना रहे हैं एक बार थंब का निशान करके मेरे को बताते रहो आप। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अगली एक और महत्वपूर्ण बात है, कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़ को जौहर नगरी कहा है। चित्तौड़ को क्या कहा है? जौहर नगरी कहा है। क्या कहा है जी? चित्तौड़ को जौहर नगरी कहा है। यहां पे देखो, चित्तौड़ में अब तक कितने जौहर हुए हैं? 3 हो गए हैं। कौन कौन सा? एक तो 1303 में हुआ, 1534 में हुआ, 1567-68 में हुआ। तो अब तक चित्तौड़ में कितने हुए? अब तक चित्तौड़ में 3 जौहर हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े। तो ये यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। अगली बात करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। एक नोट लगा के एक और बात आपको लिखनी है यहाँ पे, बहुत ही शानदार बात है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में अब तक कितने जौहर हुए हैं? जौहर अब तक कितने जौहर हुए हैं? 11 जौहर हुए हैं। तथा केसरी कितने हुए हैं? 11.5 केसरी हुए हैं। ठीक है जी। जौहर का जिसमें महिलाएं क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं। केसरिया क्या होता है? जिसमें शहीद हो जाते हैं, पुरुष शहीद होते हैं। ठीक है ना? तो अब तक राजस्थान में 11 जौहर, केसरी कितने हुए हैं? 11.5 केसरी हुए। यहां तक की बात समझ में आई है। अब देखो, चित्तौड़ में क्या लगता है? एक जौहर का क्या लगता है जी? जौहर मेला भी लगता है। क्या लगता है? जौहर मेला लगता है। और जो ये मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। याद रख लेना इसको। ठीक है ना? जौहर मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को, ये जौहर लगता है। यहां से बात करते हैं आगे की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है आपका। आप जितने हो सकते हैं नोट्स बनाओ और इस वीडियो को शेयर करते रहो, और जो नए बच्चे हैं इसको सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है जी। अब देखो जी, अब क्या होता है
कि 1316 ई में एके की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? एके की अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अब यहां से क्या होता है, खिरजा खां है, ये क्या कर देता है, जो चित्तौड़ है उसकी जिम्मेदारी दे देता है। किसको? जिम्मेदारी दे देता है। अब देखो ये क्या हो गया था, 1316 में एके की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में, तो उसका लड़का है खिरजा खां, तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे चित्तौड़ को छोड़ के कहाँ चला जाता है, दिल्ली की राजगद्दी को संभालने के लिए चला जाता है। और जो 1316 में जब ये चित्तौड़ को छोड़ के जाता है तो इसकी जिम्मेदारी ये देके किसको जाता है, मूछाला मालदेव को। मूछाला मालदेव को ये इसकी जिम्मेदारी देके चला जाता है। ठीक है जी, ये इसकी जानकारी हमें मिलती है। बादल की चौपाई से हमें ये जानकारी मिलती है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, हेमरतन सूरी के द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, हेमरतन सूरी के द्वारा। क्या लिखा गया, बादल की चौपाई। ठीक है जी, बात आ गई समझ में। अब क्या हो जाता है, मूछाला जो मालदेव है, ये जो चित्तौड़ है इसकी जिम्मेदारी 1322 ईस्वी को इसका पुत्र है, 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम है जेत्रा और दूसरा का नाम है जय सिंह। इनको इस चित्तौड़ की जिम्मेदारी दे देता है। किसकी जिम्मेदारी, चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंप देता है। कारण क्या है इसका जिम्मेदारी सौंपने का, अब ये मूछाला मालदेव क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब इसकी जिम्मेदारी किसको दे देता है, अपने 2 पुत्र हैं जेता और जय सिंह को इसकी जिम्मेदारी दे देता है। फिर आगे की बात और बताता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है जी, अब क्या होता है, अब जेत्रा और जय सिंह क्या करते हैं, चित्तौड़ को संभालते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है। किसका हो जाता है जी, इसके ऊपर आक्रमण कौन कर देता है, हमीर सिंसोदिया। और क्या कर लेता है, चित्तौड़ को विजित कर लेता है। क्या कर लेता है, चित्तौड़ को विजित कर लेता है। और इसको जो हमीर सिंसोदिया है, ये क्या है, सिंसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है जी, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, राव रतन सिंह है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और आगे का जो भी हम नया जो वीडियो बनाएंगे आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इतने में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो नए बच्चे हैं चैनल पे इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।